हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यूपी SI है, यूपी पुलिस है, लेखपाल वीडियो, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया? तो डिस्ट्रिक्ट जालौन में। और ध्यान रखना ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो 296 किलोमीटर ये लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में IIT कानपुर जो है ये किस स्थान पर रहा? तो जो IIT कानपुर है ये 5वें स्थान पर रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी किस शहर में बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को जो है अभी चुना गया है। SCO से ध्यान रखेंगे आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू हुई? तो अमेरिका में जो है ये शुरू हुई है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो अभी जो है त्रिपुरा सरकार ने ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पर खोला? तो ये खोला गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EFIR सेवा शुरू की है? तो अभी जो है उत्तराखंड सरकार ने EFIR सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े कितने स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो ध्यान रखेंगे 2 स्मारकों, 2 स्थलों को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जो निर्माण कार्य है वो अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे होगा ये 63 किलोमीटर लंबा होगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रदेश में एक और जो है एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। कौन सा एक्सप्रेसवे? तो ध्यान रखेंगे लखनऊ और कानपुर के बीच ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है इसका जो निर्माण कार्य है वो अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। ये जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, कौन सा एक्सप्रेसवे? ध्यान रखेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ये 63 किलोमीटर लंबा होगा। इससे लखनऊ से कानपुर का जो सफ़र है वो मात्र 45 मिनट का हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? तो 2025 इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, अभी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, जो कि उत्तर प्रदेश के
कितने जिलों से होकर के गुजरा है? 7 जिलों से होकर के गुजरा है। और अभी जो है प्रदेश में एक और एक्सप्रेस वे बनने वाला है जो कि अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। और ये कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो ध्यान रखेंगे आप 63 किलोमीटर ये लंबा होगा। और कौन सा एक्सप्रेस वे है? तो लखनऊ और कानपुर के मध्य ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी पुलिस और किस एजुकेशनल ग्रुप ने पुलिसकर्मियों के मेधावी बच्चों को फ्री कोचिंग के लिए एक अनुबंध साइन किया? तो अनअकैडमी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपी पुलिस और अनअकैडमी ग्रुप ने मिलकर के एक अनुबंध साइन किया है। अनअकैडमी आप लोग अच्छे से जानते हैं, अनअकैडमी ने जो है यूपी पुलिस के साथ मिलकर के एक अनुबंध साइन किया। दरअसल लखनऊ के पुलिस मुख्यालय के कमेटी हॉल में यूपी पुलिस की ओर से आईजी भवन एवं कल्याण एसके भगत तथा अनअकैडमी ग्रुप की ओर से सुमंत डे ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस परिवार के जो मेधावी छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनको अनअकैडमी जो है फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो ध्यान रखेंगे आप, एक एजुकेशनल ग्रुप है अनअकैडमी, सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी। तो अनअकैडमी ने जो है यूपी पुलिस के साथ मिलकर के एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत क्या होगा? तो जो पुलिस कर्मियों के मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको जो है अनअकैडमी फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। दोस्तों हैदराबाद की तरह ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक क्या बनाया गया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क। ये दोस्तों प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क होगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर बना? कानपुर के इंदिरा नगर में। दोस्तों इसकी लागत की बात करें तो करोड़ों रुपए में जो इसकी लागत आई है। इस पार्क में रोबोट के जरिए बच्चों को पानी का महत्व बताते हुए इसे बचाने के तरीके भी बताए जाएंगे। कानपुर में शासन ने बरसात के पहले सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये बनाया गया है। और दोस्तों ये हैदराबाद की तर्ज पर बनाया गया है। अब यहाँ पर जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बना है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है यहाँ पर जो है रोबोट के माध्यम से जो बच्चे हैं उन्हें पानी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा और किस तरह से पानी को सेव किया जा सकता है, यानी पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये सारे तरीके भी जो है रोबोट के जरिए बच्चों को इस पार्क में बताए जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क कानपुर में अपना। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के अहमदाबाद और किस राज्य को शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल को। दोस्तों हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। तो उस सूची में जो है भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। केरल को किस लिए जो है इसे शामिल किया गया, यानी जो केरल है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो केरल है ये अपने समुद्र तटों और बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी जो अहमदाबाद है ये साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। पत्रिका ने केरल को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा के शहर के रूप में टैग किया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप अहमदाबाद से संबंधित कि जो अहमदाबाद है ये भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जो है जो भारत का पहला शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखेंगे आप कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर तो ये अहमदाबाद है। यह प्राचीन स्थलों के साथ साथ समकालीन नवाचारों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। यही कारण है कि अहमदाबाद को सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कि हाल ही में 2022 में जो टाइम पत्रिका जारी की गई है उसमें विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जो है बनाई गई थी, तो उसमें अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों अब यहाँ पर केरल की अगर बात करें तो केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी? तो ये केरल हाई कोर्ट बनी। ध्यान रखेंगे आप, केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर मेट्रो
ये कहाँ पर चलाई गई? तो देश की जो पहली वाटर मेट्रो है ये केरल में कोच्चि में चलाई गई। तो ध्यान रखेंगे आप, केरल की कोच्चि में ही चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल पद्धति को अपनाने वाला, कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य और जो थय्यम और थुलाल, ये जो सारे नृत्य हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये केरल से संबंधित हैं और इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कथकली नृत्य। ये कई बार पूछा जाता है कि कथकली नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, ये केरल से संबंधित है। साइली मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा मित्र परियोजना, तो ये जो परियोजना है ये केरल सरकार ने शुरू की थी, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों केरल से संबंधित एक बांध भी पूछा जाता है, कौन सा बांध? तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इडुक्की बांध जो है ये कहाँ पर है? ये कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये केरल में है इडुक्की बांध और किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, पेरियार नदी पर जो है ये इडुक्की बांध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरला में। अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को जो है पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को एकजुट करने और न्याय के समर्थन के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पीड़ितों को उनके अधिकारों के लिए बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित आपको दो बातें याद रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ पर बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है स्थापना इसकी याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। और दोस्तों इसने जो है 1946 से कार्य करना शुरू किया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर द हेग, और जो 17 जुलाई को है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। दोस्तों कर्नाटक में जो राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म्स POP का अनावरण किया। कुल 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला, जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी। POP यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बदौलत किसान अब अपने राज्यों के बाहर बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ई नाम जो प्लेटफॉर्म है इसे जो है किस राज्य सरकार में लॉन्च किया गया, यानी कि कहाँ पर इसे जो है लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। और किसने इसे जो है लॉन्च किया, किसने अनावरण किया? तो जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसका अनावरण किया। तो ध्यान रखेंगे आप। और इसकी बदौलत अब क्या होगा? तो इसकी बदौलत जो किसान हैं वो अपने राज्यों के बाहर बाजारों तक जो है उनकी आसानी से पहुँच होगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर ने ई नाम का जो नाम से जो प्लेटफॉर्म है इसे अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो।
टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया। 2023 संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ध्यान रखेंगे बुडापेस्ट, ये जो है 2023 की मेजबानी करेगा, और जो टोक्यो है ये 2025 की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। 2022 का संस्करण वर्तमान में ओरेगन यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आपको हमने बताया था कल या परसों। तो और दोस्तों ये जो 2022 का संस्करण है ये 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया और इसे 2022 में अब इसे जो है कराया जा रहा है। और कहाँ पर कराया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे आप, यूएसए ओरेगन यूएसए में जो है इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये हर 2 साल में होती है। ठीक, जो 2021 का था वो 2022 में कराया जा रहा है। वो होने वैसे तो 2021 में ही होना था, कोविड की वजह से 2022 में हो रहा है। तो 21 के बाद 2023 में होगा। तो 2023 के लिए जो है कौन सा शहर मेजबान है? तो ये बुडापेस्ट है। और 2025 के लिए टोक्यो को जो है चुना गया है मेजबान शहर के रूप में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक व्यक्ति में अनोखा ब्लड ग्रुप मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में एक व्यक्ति जो है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसमें एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया। दोस्तों ये जो ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति में पाया गया है जो कि गुजरात में है, तो ये देश का पहला ऐसा मामला है जहां पर ये ब्लड ग्रुप मिला है, और दुनिया की अगर बात की जाए तो 10वां ऐसा ये मामला है। शोधकर्ताओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में 1 साल लग गया कि यह ब्लड ग्रुप EMM नकारात्मक आवृत्ति वाला AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए जो सामान्य ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 4 प्रकार के होते हैं, O, A, B और AB। ये जो है मानव शरीर में पाए जाने वाले सामान्य ब्लड ग्रुप हैं। तो अभी जो है इसमें एक नए तरह का ब्लड ग्रुप पाया गया है, कौन सा? तो EMM नेगेटिव आवृत्ति वाला पाया गया है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक जो व्यक्ति है किस राज्य का है जहाँ पर एक अनोखा ब्लड ग्रुप जो है उसके इलाज के दौरान मिला, तो ये गुजरात से संबंधित होगा। तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो मामला है ये हमारे देश में पहली बार आया है, और दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में 10वां ऐसा ये मामला पाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित होने के बाद भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। उसके नमूने पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजे गए जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई। ये दोस्तों जो मंकी पॉक्स है पहली बार ये कब पाया गया था? तो 1958 में जो है ये पहली बार बंदरों में पाया गया था, और इसी वजह से जो इसका नाम है वो मंकी पॉक्स रखा गया। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस यानी कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला वायरस है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि यह चिकित्सीय रूप से कम गंभीर होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मंकी पॉक्स है इसका मामला भारत में पहली बार कहाँ पर पाया गया, तो ये केरल में पाया गया। और दोस्तों मंकी पॉक्स जो है ये क्या है? तो ये जो है सबसे पहले बंदरों में पाया गया था, और जानवरों से या जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो है ये फैलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है WHO के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि जो WHO है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे आप, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का हेडक्वार्टर। दोस्तों हेडक्वार्टर कई बार पूछे जाते हैं, तो हेडक्वार्टर जो है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के हेड कौन है वर्तमान में? तो टेड्रोस एडहानोम, ये जो है डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सैमसंग ने। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज जो कंपनी है सैमसंग, इसने जो है तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM चिप विकसित की है। सैमसंग का दावा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली DRAM चिप है।
नई DRAM चिप 1.1 टेराबाइट प्रति सेकेंड की दर से ग्राफिक प्रतिबिंब को संसाधित कर सकती है। इसे 10 nm EUV प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाएगा कि जो कौन सी कंपनी है, कौन सी टेक कंपनी है जिसने दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली DRAM चिप विकसित की है। तो आंसर आपका हो जाएगा सैमसंग ने। दोस्तों यहाँ पर जो है रैम जो है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर भी पार्ट है तो उसमें ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर से, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। तो रैम का आप याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से ये सारे आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 18 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, रोहित शर्मा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर एक कमेंट आया था कि सर जो रोहित शर्मा हैं इन्होंने कुल मिलाकर के 19 इंटरनेशनल मैच जीते हैं, लेकिन एक नाम बताया था कि जो रिकी पॉन्टिंग है उन्होंने 20 मैच जीते। ठीक है, तो यहाँ पर रोहित शर्मा कैसे हुआ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है। हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 के इतिहास में यहाँ पर T20 की बात की गई है। तो इसमें जो है रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर के कितने 13 मैच जीते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, और दोस्तों कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 20 मैच कितने 19 मैच जीते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जो है शामिल किए गए हैं, जैसे वनडे है, T20 है और टेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ T20 की गई है। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।